जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। टोटल जो आपकी पोस्ट हैं वो आपकी 26,146 पोस्टों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब से जिन बच्चों का री एग्जाम का जो नोटिस जारी किया गया है एसएससी के द्वारा ऑफिशियली, तब से बच्चों का डाउट है कि री एग्जाम वालों को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इनका एग्जाम हार्ड भी आ सकता है, इनका एग्जाम लो लेवल का भी आ सकता है। तो इनको भाई नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट। और अगर इनका दोबारा से एग्जाम जिस बच्चे का हो रहा है, तो उसने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, दोबारा से वो सिलेबस करेगा, प्लस वो रिव्यू उसने देख रखा है और सभी शिफ्टें उसने दे रखी है, और एक बार उसने एग्जाम के अंदर बैठ बैठ के भी देख रखा है, तो उसका एग्जाम तो भाई अच्छा होगा। तो भाई आपको मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन प्लस हार्ड शिफ्ट ये बेनिफिट किसको होने वाले हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से जेन्युइन जानकारी देने वाला हूं दोस्तों वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए दोस्तों, आपको वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे री एग्जाम वालों को कैसे बेनिफिट हो सकता है और अदर वालों को जो बेनिफिट कैसे हो सकता है, या फिर इनको नुकसान होगा, या फिर भाई जो री एग्जाम है जिनका दोबारा से एग्जाम होगा उनको बेनिफिट न हो। कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं कि इनको भी नुकसान हो सकता है, वो भी बड़े लेवल के ऊपर। जिसका एग्जाम नहीं है तो उनको भी भाई बेनिफिट हो सकता है, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो आपको मैं सभी पॉइंट बताऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। वैसे दोस्तों, जो सब कुछ है ना, जो आसान है, लो है, बेनिफिट किसको है, तो ये तय होगा इनके एग्जाम के लेवल के ऊपर। सबसे मेन बात यही है कि इनके एग्जाम के लेवल के ऊपर ये डिपेंड होने वाला है। और सभी बच्चे कह रहे हैं कि 16,000 कितने कैंडिडेट है आपके, 16,185 कैंडिडेट है ना, आप देख लेना इतने कैंडिडेट हैं। तो आप ये सोचते हो कि इतने बच्चों का एग्जाम होगा, तो भाई इतने बच्चे प्रेजेंट नहीं होंगे। आप ये समझो इसमें से भी कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है, पढ़ने वाला बच्चा है ना वो एग्जाम देगा। इसके अंदर जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन होता है भाई पढ़ने वाले बच्चों के अंदर, न कि न पढ़ने वाले बच्चों के अंदर। इसके अंदर वो बच्चे नहीं जाएंगे जिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो पढ़ने वाले नहीं है वो नहीं जाएंगे। लेकिन पढ़ने वाला हमेशा बच्चा होता है, वो कहीं भी एग्जाम दे दो, कितनी दूर एग्जाम सेंटर दे दो भाई, वो एक दिन पहले जाके बैठ जाता है। तो उसको पता होता है कि मैंने 1 साल या 6 महीने तैयारी कर रखी है, तो मुझे एग्जाम देना ही है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे री एग्जाम वालों को बेनिफिट है या फिर अदर वालों को बेनिफिट है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से वॉच कीजिए, प्लस अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, जैसे 16,185 कैंडिडेट है ना, तो इसमें से 100% कैंडिडेट नहीं जाएंगे, यानी कि 100% अटेंडेंस प्रतिशत नहीं रहेगी। इसमें से आप लगभग, मैं दोस्तों हमारा आइडिया यही कहता है कि लगभग 1,000 से लेकर 800 तक बच्चे हैं ये प्रेजेंट नहीं होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम होते हैं, लेकिन आपको मैंने जो एवरेज बनता है वो आपको बता दें कि इतने कैंडिडेट लगभग नहीं जाएंगे, पेपर देने नहीं जाएंगे। अब दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि पढ़ने वाला कैंडिडेट है ना वो एग्जाम देता ही है, चाहे कुछ भी हो। आप ये मत समझो कि ये वो बच्चे हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, तो ये वो बच्चे नहीं है जो पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले बच्चे इसके अंदर होंगे जो एग्जाम दे के आएंगे। अब दोस्तों मेन बात आती है कि एग्जाम का लेवल हार्ड आता है या फिर लो आता है, तो उसको कैसे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई री एग्जाम वालों का। जैसे जिस बच्चे का अभी री एग्जाम है, री एग्जाम वालों का, तो इनका निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम सोचते हैं, दोनों तरीके से हम सोचेंगे कि अगर भाई एग्जाम आ गया इनका हार्ड, इनका एग्जाम आ गया तो कैसे बेनिफिट होगा। अगर इनका एग्जाम आ जाता है नॉर्मल, यानी कि इजी कह सकते हो, नॉर्मल या फिर इजी कह सकते हो, तो ये आ गया तो कैसे इनको बेनिफिट या नुकसान होगा। तो भाई आपको एक चीज़ बताऊं, अगर नॉर्मल आता है ना तो उनको पूरा का पूरा नुकसान ही नुकसान है। बस इतना कि हार्ड आता है तो इनको बेनिफिट है। वैसे दोस्तों इन बच्चों को नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इसका कारण आपको जैसे मैं बता देता हूं अच्छे तरीके से। आपको आपको क्या लगता है कि इनको अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इनको भाई इनका जो पूरा सिलेबस है ना, जो इन्होंने अभी पढ़ा था जीडी के लिए, वो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। जो मेरी बात से एग्री होते हैं ना, तो वो वीडियो को लाइक कर देना। तो इनको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे जीके है, मैथ है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, और आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश है। तो इसके अंदर भाई इन लोगों को ना जीके रिवीजन करनी पड़ेगी। मैथ का नहीं करेंगे, रीजनिंग का नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के अंदर रिवीजन करनी पड़ेगी। जीके के अंदर भाई पूरा जो लगभग कितने होते हैं,
सबसे जो हार्ड होता है ना जीके का ही होता है, पूरा का पूरा जो वो कह सकते हो कि नोट्स है या फिर बुक्स है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी 3 पार्ट है, मॉडर्न है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, तो ये सब पढ़ेंगे। करंट अफेयर सबसे लगभग अलग है करंट अफेयर, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों का, जिन बच्चों का 24 फरवरी को एग्जाम था, तो उनको कितने दिन हो गए भाई? उनको हो गए लगभग 25-26 आसपास के दिन। अब जिन बच्चों का 6 मार्च को एग्जाम था, तो उनको हो गए लगभग कितने हो गए? 15 से 16 दिन इनको हो गए। तो भाई इनको रिवीजन करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। अगर बिना रिवीजन के ये बैठेंगे ना, तो ये अपना नुकसान कर सकते हैं खुद के हाथों से ही। और प्लस अब जब जो री एग्जाम का नोटिस आया था, तब इनके पास कितने दिन बचे हैं? लगभग 8 से 9 दिन ही इनके पास बचे हैं। जो बच्चे अभी से लग गए ना तैयारी करने के लिए, यानी कि जो रिवीजन करने के लिए, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। वो अपनी तैयारी है जैसे पहले एग्जाम दे के आए थे, तो वैसे दे देंगे। अब बेनिफिट उन बच्चों को भी है जिनका एग्जाम पीछे वाला अच्छा नहीं था, जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत छूट गया था, तो ऐसे बच्चे 1-2% ही होंगे जिनका सिलेबस रह गया था। तो वो उनका बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो इस बार अभी जो अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे एग्जाम के अंदर, जो पिछली बार नहीं बैठ सके थे सही तरीके से। अब भाई रिवीजन करेंगे पूरे एग्जाम की, तो ये इनके पक्ष में एक नेगेटिव पॉइंट है, इनको जैसे नुकसान इसका झेलना पड़ सकता है। अब भाई एग्जाम इनका हार्ड आता है ना, तो इससे इनका बेनिफिट होगा। कैसे इनको मिलेगी भाई? नॉर्मलाइजेशन। इनको क्या मिलेगी? नॉर्मलाइजेशन मिलेगी भाई। कितनी? जैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे मैं जो भी कट ऑफ होती है, जो भी वीडियो होती है, तो उसका मैं अपने दोस्तों के साथ एनालिसिस करता हूँ। हमारी कट ऑफ ऐसे ही सही नहीं जाती है, हम एनालिसिस करते हैं, साथ में बैठ के एनालिसिस करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या हो सकता है। तो उसमें से एक लड़के ने बताया कि यूपी के अंदर भाई एक एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर कुछ बच्चों का री एग्जाम दे दिया था। तो भाई नॉर्मलाइजेशन के अंदर सभी बच्चों को बेनिफिट हुआ था, सभी बच्चों को लगभग, जो इसके अंदर है ना सिलेक्शन बच्चे हो जाते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बच्चों को क्या बेनिफिट होगा? तो भाई आपको मैं बता दूं, लगभग 10 से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स कह रहा हूं मैं, 160 में से अगर 80 में से कहें, तो 5 से 6 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन का इनको भाई बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर इनका एग्जाम हार्ड आता है तो। अब एक पॉइंट और आपको बता दूं, एग्जाम दोस्तों इनका अलग से बनेगा। जैसे सभी बच्चों का एग्जाम साथ में बनाया जाता है ना, जैसे अभी पीछे बना था, तो सभी बच्चों का पहले ही एग्जाम एक ही लेवल का बना दिया जाता है। लेकिन इनको पता नहीं था कि री एग्जाम भी लेना पड़ सकता है। तो अब री एग्जाम के लिए इनका पूरा का पूरा एग्जाम दोबारा से सेट करना पड़ेगा। और दोबारा से सेट करते तो एग्जाम आपका हार्ड भी बन सकता है, नॉर्मल भी बन सकता है, या फिर जो पीछे वाला लेवल था उसी लेवल का बन सकता है। अगर नॉर्मल होता ना, तो भाई नॉर्मल के अंदर मैंने आपको बता दिया सिलेबस तो दोबारा करना पड़ेगा ही, चाहे हार्ड हो चाहे नॉर्मल हो। तो नॉर्मल के अंदर फिर क्या होगा? इनको नॉर्मलाइजेशन भी इतनी नहीं मिलेगी, इनकी हार्डशिप नहीं होगी, तो इनको फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी। और नॉर्मल के अंदर वही बच्चा आगे जाएगा, वही बच्चा आगे जा सकता है जो अभी रिवीजन कर लेगा। अब भाई 8 से 9 दिन के अंदर कितना रिवीजन कर लेगा बच्चा? अगर जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना ना, तो वो लगभग रिवीजन कर लेगा, 5 से 6 घंटे सोएगा और पूरा का पूरा दिन लगभग आपका रिवीजन ही करेगा। अब दोस्तों आप में से काफी बच्चे कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि अब बेनिफिट किसको है? तो भाई ये पूरा का पूरा जो सेट रहने वाला है ना, वो आपका डिपेंड है आपका पूरा का पूरा एग्जाम लेवल के ऊपर। आपको मैंने दोनों पॉइंट बता दिए कि कैसे इनको बेनिफिट हो सकता है, कैसे इनको नुकसान हो सकता है, सभी के सभी पॉइंट आपको मैंने बता दिए। अब दोस्तों आपकी सोच होती है, जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही मतलब करके आता है। अब सभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि सभी की शिफ्टें हार्ड भी हो सकती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप जैसे भी सोचो क्या बेनिफिट हो सकता है, नेगेटिव सोचो तो क्या बेनिफिट होगा, क्या पॉजिटिव सोचते हो तो क्या बेनिफिट होगा। तो सभी तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और आपका इसके ऊपर क्या विचार है कि आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है या फिर किसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।